और रास्ते हमको तलाशने पड़ेंगे। तो अंग्रेजों की संसद की यह बहस और भगत सिंह जी का अंतिम संस्कार जो ट्रक ड्राइवर के द्वारा किया गया, हुसैनीवाला आज भी भगत सिंह जी की समाधि है, आप कभी भी जाएं वहां जरूर मत्था टेक कर आएं। अंग्रेजों की सरकार ने सरदार भगत सिंह जी को फांसी दी, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी, खुदीराम बोस को फांसी दी, चंद्रशेखर आजाद को अपनी ही गोली से मारने पर या मरने पर मजबूर किया। आखिर अंग्रेजों की सरकार को इन क्रांतिकारियों से तकलीफें क्या थी? एक ही तकलीफ थी कि हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों ने संकल्प ले लिया था कि इन अंग्रेजों को इस देश में हम रहने नहीं देंगे। इन्होंने भारत को लूटा है, इस देश को बर्बाद किया है, हम इसको रहने नहीं देंगे। और अंग्रेजों की सरकार में आखिरी कील ठुकी तब, ताबूत में आखिरी कील ठुकी तब जब 1905 में एक अंग्रेज पागल अधिकारी जिसका नाम था कर्जन, उसने मूर्खतापूर्ण एक फैसला किया। बंगाल भारत का एक बहुत बड़ा राज्य था, उसको दो हिस्सों में बांट दिया, हिंदू और मुसलमान के आधार पर। पहली बार इस देश में अंग्रेजों ने जाति और संप्रदाय के आधार पर बंटवारा किया। बंगाल के दो हिस्से कर दिए। बंगाल उस समय भारत का सबसे बड़ा राज्य था। आज पूरा का पूरा आसाम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उसके बाद आसाम के ऊपर के सातों राज्य, ये पूरा मिलाओ तो बंगाल बनता था। इतने बड़े बंगाल का बंटवारा किया हिंदू मुसलमान के आधार पर कर्जन नाम के अधिकारी ने, और एक कानून बना दिया, डिवीजन ऑफ बंगाल एक्ट। जैसे ही ये बंगाल का बंटवारा हुआ हिंदू मुसलमान के आधार पर, पूरे देश में इसके खिलाफ आग लगी। और इस आग को सबसे तेज फैलाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे लाला लाजपत राय। उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में इस आग को सबसे तेज फैलाने वाले थे विपिन चंद्र पाल, और पश्चिम और दक्षिण भारत में इस आग को सबसे तेजी से फैलाने वाले थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ये तीन बड़े नेता थे उस समय भारत के। लाला लाजपत राय उत्तर भारत के, विपिन चंद्र पाल पूर्वी भारत के, लोकमान्य तिलक पश्चिम और दक्षिण भारत के। इन तीनों नेताओं ने एक मीटिंग की और उस मीटिंग में पुणे नाम का स्थान उन्होंने तय किया, और उसमें उन्होंने फैसला कर लिया कि ये अंग्रेजों की सरकार अब इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है कि हमारे राज्यों को हिंदू और मुसलमान के आधार पर बांट रही है। इन तीनों नेताओं का एक मत था कि आज इन्होंने बंगाल को बांटा है हिंदू और मुसलमान के आधार पर, कल ये दक्षिण भारत का जो प्रांत है जिसको मद्रास प्रेसिडेंसी कहा जाता था उस जमाने में, मद्रास प्रेसिडेंसी को बांट देंगे। फिर कोई दिन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को बांटेंगे, फिर कोई दिन सेंट्रल प्रोविंस को बांटेंगे। इन तीनों नेताओं की दूरदर्शिता आप देखिए। 1905 में ये तीनों कह रहे हैं कि फिर किसी दिन भारत को ही बांट देंगे, इसलिए पूरी ताकत लगाकर अंग्रेजों का विरोध होना चाहिए। तो लाला लाजपत राय ने उत्तर भारत में कमान संभाली, विपिन चंद्र पाल ने पूर्वी भारत में कमान संभाली, और पश्चिम और दक्षिण भारत में लोकमान्य तिलक ने कमान संभाली, और पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ एक माहौल खड़ा किया। और उस माहौल का सबसे बड़ा प्रतीक चिन्ह था, जहां जहां ये नेता जाते थे अंग्रेजी सामानों की होली जलाते थे, अंग्रेजी कपड़ों को जलवाते थे, और उनका सबको एक ही निवेदन था कि अंग्रेज भारत को बांट रहे हैं, लूट रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, तो इनका कोई माल मत खरीदो, इनको किसी भी तरह का सहयोग मत दो, इनको किसी भी तरह का सहकार मत करो। तो भारत में एक जबरदस्त आंदोलन खड़ा हो गया, और उस आंदोलन का नाम स्वदेशी आंदोलन था। इस स्वदेशी आंदोलन की आग 1905 से लगना शुरू हुई, धीरे धीरे इसमें क्रांतिकारियों ने इकट्ठा होना शुरू हुआ। आप सोचो, तीन बड़े नेताओं ने फैसला लिया कि हमें यह आंदोलन पूरे भारत में फैलाना है 1905 में, और 1911 तक आते आते इन तीन नेताओं के पास 1,24,00,000 कार्यकर्ताओं की फौज थी, मात्र 6 साल में। आप जरा कल्पना करिए, 1905 के हमारे देश के नेता गांव-गांव जाते थे तो उनके पास जाने के लिए मोटर गाड़ियां नहीं थी। 1905 के हमारे नेता बड़ी बड़ी सभाएं करते थे तो बोलने के लिए उनके पास माइक नहीं था। 1905 के हमारे भारत के नेता गांव-गांव जाते थे तो जाने के लिए एक ही साधन था, बैलगाड़ी या तो पैदल। तो बैलगाड़ियों पर पैदल चलकर या टट्टुओं पर माने घोड़ों पर बैठकर, यही उनके प्रवास का तरीका होता था। माइक होता नहीं था, सैकड़ों लोगों की सभाएं में संबोधन करना पड़ता था सवेरे से शाम तक। लोकमान्य तिलक की पर्सनल डायरी मैंने पढ़ी तो पता चला एक एक दिन में 8-8, 10-10 सभाएं करनी पड़ती। एक एक सभा में 1-1 घंटे 1.5-1.5 घंटे बोलना पड़ता था। और इन तीनों नेताओं ने बिना थके
गांव 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 ये काम शुरू किया। 6 साल की इनकी मेहनत का परिणाम निकला कि पूरे भारत में स्वदेशी आंदोलन में 1,24,00,000 कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए। फिर इन्होंने तय किया कि अब कार्यकर्ताओं की संख्या बहुत है, तो अब अंग्रेजी सरकार को झुकाया जाए और इनके सामने कोई ताकत का प्रदर्शन किया जाए। तो अंग्रेजी सरकार के अधिकारी कर्जन को इन्होंने नोटिस दिया, तीनों ने संयुक्त रूप से, और उस नोटिस में लिखा कि या तो आप बंगाल का बंटवारा वापस करो और नहीं तो हम आपके खिलाफ असहयोग, सत्याग्रह और बगावत करेंगे और आपकी सरकार को चलने नहीं देंगे। कर्जन ने अपने अधिकारियों को भेजा बात करने के लिए, तो इन तीनों नेताओं ने अधिकारियों को कहा कि हमारे पास एक सबसे बड़ी ताकत है कि 1,24,00,000 कार्यकर्ता हैं, ये आपके खिलाफ बगावत करते हुए जेल जाएंगे। अंग्रेजों के पास जेल की कुल संख्या 17,000 है। इस 17,000 जेलों में कुल रह सकने वालों की ताकत अगर गिन लिया जाए तो 1.5 लाख से ज्यादा नहीं रह सकते। हम 1,24,00,000 जेल जाएंगे, आप रखेंगे कहां हमको? जेलें टूट जाएंगी आपकी। तो अधिकारी बौखला गए, वो वापस कर्जन के पास गए और कर्जन को समझाया कि 1,24,00,000 हैं इनके पास कार्यकर्ता। इन्होंने अभियान में कॉल दे दिया, ये सब जेल जाएंगे, जेलें छोटी पड़ जाएंगी, दीवारें टूट जाएंगी, सरकार अस्त व्यस्त हो जाएगी, सारी व्यवस्था टूट जाएगी, क्या करना? तो कर्जन ने तुरंत टेलीग्राम किया ब्रिटिश पार्लियामेंट को। ब्रिटिश पार्लियामेंट से वापस टेलीग्राम आया कि जो तीनों नेता कह रहे हैं उनकी बात मान लो और सरेंडर कर दो। तब कर्जन ने तीनों को सम्मानपूर्वक कलकत्ता बुलाया और उसमें उनके साथ एक समझौता किया। समझौता यह था कि डिवीजन ऑफ बंगाल एक्ट, जो हिंदू और मुसलमान के आधार पर बंटवारा हुआ है, यह वापस लिया जाएगा। आप जानते हैं अंग्रेजों की योजना यह थी कि हिंदू और मुसलमानों को आपस से अलग कर दो, क्योंकि आजादी की लड़ाई में दोनों साथ लड़ रहे थे, इनको अलग कर दो। तो उन्होंने एक बंगाल बना दिया, पूर्वी बंगाल, जिसको आज का आप बांग्लादेश